नमस्कार दोस्तों। 25 जून 1975 आधी रात भारत देश के डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ गई और देश पर डिक्टेटरशिप के काले बादल छा गए। 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक 21 महीनों में क्या क्या हुआ, इस बात को ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इस बात की शुरुआत होती है सन 1971 से, जब इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सीट से लड़ी और 1300 वोट से जीती। हारने वाले उम्मीदवार संयुक्त पक्ष के राजनारायण स्वतंत्र सेना में रह चुके थे। हार के बाद इंदिरा गांधी पर केस कर दिया। कारण था चुनाव के बाद 2 बार किया गया आचार संहिता का भंग। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन 2 बिहाफ पर केस किया था। और हम बात करते हैं आचार संहिता क्या है। राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आचार संहिता चुनाव तिथि की घोषणा से लागू होता है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल हैं। सरकार के द्वारा लोक चुनाव घोषणा नहीं करना, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना, राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के द्वारा जाति धर्म क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाना, चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग न करना, इसका उल्लंघन करने पर कोई चेतावनी नहीं, सीधा करवास होता है। न्यू दिल्ली के प्रधानमंत्री सचिव यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा गांधी के चुनाव का संपूर्ण संचालन किया था, जबकि कानून के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। दूसरी, रायबरेली में जिस मंच का निर्माण किया गया था उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी ने की थी, जो कि आचार संहिता के खिलाफ था। राजनारायण केस एडवोकेट शांति भूषण लड़ रहे थे। ये वही शांति भूषण है जिनके बेटे प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और इंदिरा गांधी के वकील थे वीआईपी खरे। केस के कार्रवाई के दौरान जस्टिस सिन्हा ने मार्च 1975 में खुद प्रधानमंत्री को कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर भेजा। यह अपने आप में बड़ा ऑर्डर था। इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सिन्हा, जिनकी काफी स्ट्रिक्ट जस्टिस माना जाता था। सवाल यह था कि क्या वह प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देंगे। इससे पहले खुद भारत के प्रधानमंत्री कोर्ट में पेशी नहीं हुए थे, लेकिन 18 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी कोर्ट में हाजिर हुई। प्रधानमंत्री का मान रखते हुए उनके बैठने की व्यवस्था न्यायमूर्ति के बाजू में ही की गई थी, लेकिन उनकी कुर्सी जस्टिस सिन्हा के थोड़ी नीचे रखी गई थी। इस बात से पता चल गया था कि जस्टिस सिन्हा किसी के पक्षपात के बिना फैसला सुनाने वाले थे। और इसके बाद उनको खरीदने के लिए बहुत ट्राई किया गया, लेकिन सब बेकार था। और समाचार के अनुसार पता चला कि इंदिरा गांधी को अनसीटेड कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगले इलेक्शन में 6 मंथ तक लड़ने का परमिशन नहीं था और ऑर्डर के पेपर इंदिरा गांधी तक पहुंचा दिए गए। तभी इंदिरा गांधी ने सोचा कि मुझे लगता है मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। तभी बरुआ बोलते हैं कि तब तक यह मामला शांत नहीं होता तब तक आप कांग्रेस का अध्यक्ष सीट संभालिए और मैं प्रधानमंत्री का सीट संभालता हूँ। जैसे ही मामला शांत हो जाएगा आप पुनः प्रधानमंत्री का सीट ले लीजिएगा। यह बात चल ही रहा होता है कि तब तक संजय गांधी आ जाते हैं। संजय गांधी बोले कि यह मैं क्या सुन रहा हूँ, आप इस्तीफा दे रही हैं, ऐसा मत कीजिए। पीके बरुआ जैसे आदमी को आप जानती नहीं है, जैसे ही कुर्सी संभालेगा फिर पूरी लाइफ कुर्सी नहीं छोड़ेगा और अंदर से सभी नेताओं को बदल देगा। इंदिरा गांधी ने वही किया जो संजय गांधी बोले। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, वहां जस्टिस वीके अय्यर ने अपना फैसला सुनाया। 25 जून को रामलीला मैदान में रैली होनी थी। पूरा विपक्ष वहां पर इकट्ठा था। जेपी नारायण उस रैली के लीडर थे। जेपी नारायण के भाषण सुनने वाले 5000 लोगों की भीड़ थी। जेपी ने कहा इस्तीफा दो और कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया तो प्रधानमंत्री आवास पर घिराव होगा। 25 जून की रात संजय गांधी के साथ थे गृह मंत्री मेहता, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल। ये लोग विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए जारी थे। संजय गांधी गिरफ्तार होने वाले नेताओं के लिए लिस्ट बना रहे थे। देखा जाए तो इमरजेंसी लगाने से पहले प्रेसिडेंट मंजूरी की जरूरत थी। राष्ट्रपति से जेपी नारायण के आंदोलन के बारे में बहुत चर्चा की और उससे
खतरे भी बताए। इसके बाद राष्ट्रपति ने सिद्धार्थ शंकर रे से संविधान प्रावधान के बारे में पूछा। वकालत कर चुके अहमद भी सहमत हो गए और तय हुआ कि इमरजेंसी लागू करने का ड्राफ्ट और इंदिरा गांधी का लिखित पत्र राष्ट्रपति को भेज दिया गया। इंदिरा गांधी के सचिव आर.के. धवन फिर एक बार राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके हाथ में चिट्ठी थी। राष्ट्रपति की चिट्ठी राष्ट्रपति जी ने जिन कागज पर दस्तखत किए थे उन पर यह लिखा था कि आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लागू किया जाए और जैसे ही प्रेसिडेंट ने आदेश दिया पूरा देश इंदिरा गांधी के हाथों में आ गया और वही हुआ जिसका डर था। सब तरफ गिरफ्तारी शुरू हुई। अब इंदिरा गांधी के राजनीति आपत्ति से कोई नहीं बचा सकता था। उन्हें सिर्फ धारा 352 इमरजेंसी ही बचा सकती थी। और बात करते हैं इमरजेंसी क्या है। भारत को अगर बगावतखोरों से संकट हो तो इस हालात में देश के राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार को शासन चलाने का फरमान दे सकते हैं। व्यक्ति के स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में प्रवास करने की स्वतंत्रता, रोजगार एवं समाचार की स्वतंत्रता जैसे कई अधिकार नागरिकों के लिए खत्म हो जाते हैं। धारा 19 के अनुसार भारतीय नागरिकों को दिए हुए मूलभूत अधिकार इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित रहते हैं। उस रात इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बातचीत के बाद पूरा रोड मैप तैयार था। इंदिरा गांधी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बस एक ही बहाने की जरूरत थी और उन्हें बहाना मिल गया, क्योंकि 23 जून 1975 के दिन विरोध पक्ष के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़ा कर दिया और उन्होंने ये जिम्मेदारी उठा भी ली थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोषी करार के बाद भी इंदिरा गांधी सत्ता नहीं छोड़ती तो वो लोकशाही का खंडन माना जाता। इसीलिए विरोध के लिए रैली का आयोजन किया गया और हजारों लोग उसमें शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण एक गद्दार व्यक्तित्व के मालिक थे। आह्वान दिया, बल्कि उन्होंने पुलिस और मिलिट्री को सरकार के गैर कानूनी हुकूमत न मानने की गुजारिश भी की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के मुताबिक धारा 352 के तहत आम जनपलियन का यह अच्छा मौका था। 25 जून 1975 को रैली से थककर लौटे जेपी नारायण विश्राम कर रहे थे और तभी रात के 2 बजे देश संविधानशाली नेता को आजादी के बाद फिर से एक बार गिरफ्तार कर लिया गया। A little over midnight on June 26, 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi made this announcement that you're about to hear on the All India Radio. The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. छात्रों ने बिहार के सरकार हटाने की मांग चालू कर दी। ऑल इंडिया रेडियो पर श्रीमती इंदिरा गांधी के इस बयान के बाद देश में चारों ओर इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। 26 जून 1975 के एक सुबह न होकर एक रात थी। देश में अफरा तफरी माहौल था। संजय और इंदिरा गांधी ने किन किन को जेल भेजना था उसकी पूरी लिस्ट तैयार थी। कहा जाता है उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोधी जासूसी राव से कराई थी। वैसे तो चीन के आक्रमण के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को विदेशी में जासूसी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान विरोधी के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तारी के लिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीशा के कानून इस्तेमाल किया गया। मीशा द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों को अदालत में हाजिर करने की कोई जरूरत नहीं थी। रात को ही मुरारजी देसाई, जेपी नारायण की गिरफ्तारी कराई गई। उनके बाद ही राजनारायण, मधु दंडवते, रुनाल गोरे, समर गुहा और विजय गोयल जैसे दिग्गजों को भी पकड़ लिया गया। साथ ही थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, जो बेंगलोर की जेल में डाल दिए गए। ये तनाशाही की शुरुआत थी और पूरी देश की बिजली काट दी गई थी और पूरे देश की अदालत बंद होने वाली थी। लेकिन हाई कोर्ट तो खुले, लेकिन सारे न्यूज चैनल और बाजार दुकान सब बंद था और कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहा था। और विरोध करे भी तो कैसे? 13,000 से ज़्यादा विरोध करने वाले जेल में थे और सरकार के विरोध करने वाले को भी कभी गिरफ्तार कर लिया जाता था। बिना कारण बताए कुल 1 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इमरजेंसी के ये रात्रि पूरी 21 महीने तक चली। चारों ओर इसकी निंदा हो रही थी, लेकिन कुछ विख्यात लोगों ने संजय और इंदिरा गांधी की
इस तानाशाही को समर्थन दिया। उनके उनके अनुसार इमरजेंसी फायदेमंद था क्योंकि सरकारी कर्मचारी समय का पालन करने लगे थे, रेलवे समय पर चल रही थी, जनता उनके अनुशासन का पालन कर रही थी। इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 में इमरजेंसी हटा दी, राजनीतिक कड़ियों को भी, और जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा कर दिया गया और अचानक चुनाव का ऐलान कर दिया गया। और 1977 में चुनाव हुआ और जनता ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। प्रश्न आज भी लोग उठाते हैं, आखिर यह इमरजेंसी किसके लिए थी? उठाए गए कदम को जनता ने करारा जवाब दिया।